देश दुनिया की सारी बड़ी खबर के सदा के सामने मौजूद दोस्तों चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। महाराष्ट्र को लेकर सारे भ्रम टूटते हुए दिखाई दे रहे। बताएंगे आपको इंडिया गठबंधन प्रचंड जीत की ओर आगे बढ़ रही है। दोस्तों ओपिनियन पोल के अंदर बीजेपी आरएसएस से लेकर सारे गोदी मीडिया के इकोसिस्टम को तगड़ा झटका दिया गया है। बताएंगे महाराष्ट्र के इलेक्शन को लेकर किस तरीके के ओपिनियन पोल सामने आए। दोस्तों के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर मणिपुर में हुए रॉकेट लॉन्च के अटैक के बाद अब लोगों ने जोरदार तरीके का प्रदर्शन किया है। दोस्तों राज्यपाल के राजभवन में भी पत्थरबाजी की गई है। बताएंगे क्या है पूरा मामला और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री मोदी पर उठा रहे हैं सवाल। बताएंगे ऐसा क्या कह दिया भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने, और हरियाणा से जुड़ी हुई पर्पल की सारी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। दोस्तों इसी के साथ में जम्मू कश्मीर की अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बीजेपी की दाल ना महाराष्ट्र में गलेगी और ना ही हरियाणा जम्मू कश्मीर झारखंड के अंदर गलेगी, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में परिवर्तन तो होकर रहेगा लिखकर जरूर बताएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले और सबसे बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए महाराष्ट्र के दरवाजे पूरी तरीके से बंद होते नजर आ रहे हैं। कारण यह है कि तमाम ओपिनियन पोल के अंदर अब धीरे धीरे करके भारतीय जनता पार्टी महायुति गठबंधन को तगड़ा झटका लग रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि तीन बड़ी राजनीतिक पार्टियों को साथ में लाने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी अब बहुमत का आंकड़ा तो छोड़िए उसके आसपास भी भटकने की स्थिति में नहीं है। दोस्तों कारण यह है कि इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच मुकाबला है, लेकिन महाविकास अघाड़ी गठबंधन इस बार जबरदस्त तरीके का परफॉर्मेंस करता नजर आ रहा है। दोस्तों लोक पोल ओपिनियन पोल की ओर से महाराष्ट्र के 288 सीटों पर यह सर्वे कराए गए हैं, और जो लोग सवाल उठा रहे हैं उनके लिए ये 1,50,000 लोगों से पूछा गया सैंपल साइज के आधार पर तय किया गया सर्वे है। कोई नोएडा और दिल्ली के स्टूडियो में बैठकर 4 एंकर के द्वारा तय किया गया ओपिनियन पोल नहीं है दोस्तों। और लोक पोल ओपिनियन पोल अपने ओपिनियन पोल को लेकर काफी जाना जाता रहा है, चाहे लोकसभा का इलेक्शन हो या फिर अब महाराष्ट्र का ओपिनियन पोल हो। दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र को लेकर जो बड़ा दावा सामने आया है उसके अनुसार महाविकास अघाड़ी गठबंधन को एकजुटता के साथ में 41% से 44% के आसपास वोट मिल सकता है, जबकि अदर्स यानी अन्य को 15 से 18% वोट शेयर मिल सकता है। और एनडीए गठबंधन भारतीय जनता पार्टी अजीत पवार एकनाथ शिंदे सबको मिलाकर 38% से 41% के आसपास वोट शेयर रह सकता है। दोस्तों वहीं पर भारतीय जनता पार्टी जो महाराष्ट्र में 3 बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों को साथ में जोड़कर अनडिफीटेबल कॉम्बिनेशन बनाया गया है जिसको हराया नहीं जा सकता, तो यह बात पूरी तरीके से एक ढकोसला साबित हो रही है। दोस्तों ऐसा इसलिए क्योंकि पहले तो लोकसभा के इलेक्शन के दौरान कांग्रेस पार्टी और उसके इंडिया गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी को जोरदार शिकस्त दी, और अब एनडीए गठबंधन के सीट का आंकड़ा इस सर्वे के आधार पर 115 से 128 के बीच का है दोस्तों, जबकि सरकार बनाने के लिए 144 से ज्यादा का आंकड़ा चाहिए। अन्य लोगों की बात करें जिसमें निर्दलीय होंगे और छोटी मोटी पॉलिटिकल पार्टी के लोग होंगे, उनको 5 से 18 सीटें मिल सकती है। साथ साथ दोस्तों महाविकास अघाड़ी गठबंधन बहुमत का आंकड़ा मिनिमम प्राप्त करेगा और बहुमत से और ज्यादा आगे बढ़ेगा। कम से कम 10 एक्स्ट्रा सीटें उनको आने वाली है। महाविकास अघाड़ी गठबंधन 141 से 154 सीटें लाने की स्थिति में है दोस्तों, यानी चुनाव की घोषणा से पहले ही बहुमत हासिल कर लिया गया है। अगर आप भी मानते हैं कि अभी तो ये शुरुआत है, आने वाले दिनों के अंदर एक प्रचंड बहुमत की इंडिया गठबंधन की सरकार बनती दिखाई दे सकती है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा दोस्तों कि आपको क्या लगता है महाराष्ट्र में किस तरीके के आंकड़े होंगे। 288 में से आपका क्या मानना है? महाविकास अघाड़ी गठबंधन कितनी सीटें जीतने की स्थिति में है? साथ साथ मणिपुर की राजधानी इंफाल में सोमवार को सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी छात्रों की ओर से जोरदार प्रदर्शन किया गया है। दोस्तों राजभवन पर पत्थरबाजी की गई है। आपको बता दें कि इस दौरान सुरक्षा कर्मी भागते दिखाई दिए। पुलिस और सुरक्षा कर्मी प्रदर्शनकारियों को बैरिकेडिंग लगाकर रोक रहे थे, लेकिन लगातार प्रदर्शनकारी आगे की ओर बढ़ते चले आए। आपको बता दें कि भारी संख्या में छात्रों के द्वारा प्रदर्शन किया गया है, जो काफी बड़ा मामला है दोस्तों। दरअसल कई राउंड के आंसू गैस के गोले तक छोड़े गए, रबड़ की बुलेट दागी गई। इनमें 20 स्टूडेंट घायल बताए जा रहे हैं। मैतेई समुदाय के ये छात्र मणिपुर में अचानक बड़ी हिंसक घटनाओं को लेकर 8 सितंबर से प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें स्थानीय लोग भी शामिल हैं। रविवार को किसमपट में टीडीपी रोड पर 3 किलोमीटर दूर तक यह मार्च निकाला गया था दोस्तों, और मुख्यमंत्री आवास की ओर जा रहे थे। आपको बता दें कि ये गवर्नर और सीएम को ज्ञापन सौंपना चाहते थे कि आखिर सुरक्षा को लेकर वो लोग सरकार से आश्वस्त क्यों नहीं हो पा रहे हैं। कारण यह है दोस्तों कि कुछ दिन पहले रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया था, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, और कई सारे और भी हाल फिलहाल के अंदर घटनाएं सामने आई है, जिससे मैतेई समुदाय के लोग अपनी सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित है, और इसके बाद यह जोरदार प्रदर्शन किया गया है। अगर आप भी मानते हैं कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल से मुलाकात करके प्रदर्शनकारी अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि सरकार का काम होता है नागरिकों की सुरक्षा प्रदान करना। और ऐसे में दोस्तों नागरिकों के द्वारा मांग किए जाने के बावजूद अभी तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ओर से कोई रिस्पांस तो सामने नहीं आया है। कम से कम मुख्यमंत्री को ही जवाब देना चाहिए। राज्य में बीजेपी की सरकार चल रही है, तो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को भी इस पर स्पष्ट जवाब देना चाहिए कि राज्य के अंदर लोग अपनी सुरक्षा के लिए इतना बड़ा प्रदर्शन करने को मजबूर क्यों हो गए हैं। साथ साथ मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने मणिपुर की सुरक्षा को सुनिश्चित करने और कुकी समूहों से अलग प्रशासन की मांग को न मानने के लिए केंद्र सरकार से अपील की है। दोस्तों राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें मणिपुर में शांति और राज्य सरकार को अधिक से अधिक अधिकार देने की मांग की गई है। कुल मिलाकर दोस्तों मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नियुक्त किए गए मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए जाते हैं और कहते हैं कि मणिपुर की अखंडता की सुरक्षा और रक्षा करना ये केंद्र सरकार का काम है, यानी एक राज्यपाल
राज्यपाल के थ्रू ये बात बोल रहे हैं मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को, जबकि वो खुद डायरेक्ट जाकर बोल सकते हैं। तो क्या इससे ये माना जाए कि उन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर राज्यपाल के थ्रू ये बातें कह रहे हैं तो साफ तौर पर दोस्तों गंभीर सवाल उठने पूरी तरीके से लाजमी है। आपका क्या मानना है लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। के साथ में डबल इंजन की शासित राज्य के अंदर इतना बुरा हाल देखकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से भी वीडियो शेयर करते हुए कहा गया कि राज्यपाल के घर पर पथराव किया गया है। यह डबल इंजन सरकार का नुकसान है। दरअसल दोस्तों भारतीय जनता पार्टी झारखंड के अंदर आदिवासियों की सुरक्षा को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन को घेरती है, लेकिन मैतेई समुदाय के लोग भी ट्राइबल कम्युनिटी से आते हैं, वह भी आदिवासी है, तो क्या उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर पा रही है भारतीय जनता पार्टी? और फिर आकर झारखंड में कहते हैं कि हमारी सरकार बनाइए, हम लोग आदिवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी के दोहरे मापदंड और उनके विरोधाभासी बातों की ओर इंगित करते हैं। दोस्तों आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ हरियाणा कांग्रेस की ओर से एक कार्यक्रम बुलाया गया था गन्नौर के अंदर। विधानसभा के प्रत्याशी और हरियाणा विधानसभा के पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा के नामांकन में शामिल हुए खुद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके साथ राज्य के कई और बड़े नेता मौजूद थे। प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने पर कौशल निगम के कच्चे कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी और उचित वेतन दिया जाएगा। बीजेपी सरकार ने 1,20,000 अस्थायी कर्मचारियों को पक्का करने का ऐलान कर दिया था। और फिर क्या हुआ दोस्तों? फिर यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने वादा पूरा नहीं किया, यह केवल झूठा वादा साबित हो गया। इसके बाद अब कांग्रेस पार्टी वादा कर रही है कि राज्य में उनकी सरकार बनने के बाद जॉब सिक्योरिटी और उचित वेतन का प्रबंध किया जाएगा, जो साफ तौर पर संकेत है कि आने वाले दिनों के अंदर कर्मचारियों के लिए एक अच्छी सरकार एक अच्छा फैसला ले सकती है। साथ साथ दोस्तों पवन खेड़ा ने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पर तंज कसा है। आरएसएस को लेकर निशाना साधते हुए पवन खेड़ा ने कहा कि अगर भारत के अंदर कोई सबसे बड़ी समस्या है तो वह है आरएसएस। ऐसा इसलिए क्योंकि आरएसएस के लोग ये नहीं बताते कि कौन कौन आरएसएस का सदस्य है, इसकी लिस्ट नहीं जारी करते और अपने अकाउंट्स के बारे में भी डिटेल नहीं देते। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि अपने आप को सबसे बड़ा संगठन बताने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को सबसे पहले लिस्ट जारी करनी चाहिए कि कौन कौन आरएसएस का मेंबर है, और उसके बाद ये भी बताना चाहिए कि उनके अकाउंट में पैसा कहां से आता है। तो अपनी राय जरूर लिखा जाएगा दोस्तों। इसी के साथ में कांग्रेस पार्टी की एक और प्रवक्ता सुप्रिया शिनेट की ओर से कहा गया कि 1.5 साल से इस देश का एक राज्य मणिपुर जल रहा है, वहां फिर से हिंसा में पिछले 11 दिन में 9 लोगों की मौत हो गई। गांव में ड्रोन से बम गिराए जा रहे हैं। पूर्व सीएम के घर पर रॉकेट से हमला हुआ है। सुरक्षा बल पर हमले हुए हैं, उनके हथियार छीने जा रहे हैं। राज्यपाल के निवास पर हमला हुआ है। हिंसा अब उन जगह पर हो रही है जहां पहले कभी नहीं हुई थी। इस देश में एक प्रधानमंत्री है ना, ये सवाल उन्होंने पूछा है दोस्तों। नरेंद्र मोदी वो कहां है, ये सवाल पूछा जा रहा है। आपको बता दें कि मणिपुर राज्य को लेकर ऐसी अपडेट सामने आती रहती है, इसके बावजूद प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लोग एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। ऐसा लग रहा है कि कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, कोई कान पर जूं तक नहीं रेंग रही दोस्तों। साथ साथ हरियाणा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में गठबंधन की बातचीत किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है, क्योंकि 20 सीटों पर आम आदमी पार्टी की ओर से अपने कैंडिडेट का ऐलान कर दिया गया है। आम आदमी पार्टी ने 11 सीटों पर उम्मीदवार ऐसे उतारे हैं जो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। यानी ऐसा लग रहा है कि जानबूझकर कांग्रेस पार्टी को चुनौती देने का प्रयास किया जा रहा है आम आदमी पार्टी के द्वारा। आपकी क्या राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पार्टी की आम आदमी पार्टी 10 से ज्यादा सीटें मांगने की जो बातें कर रही है, क्या उस पर पीछे हटेगी और कांग्रेस पार्टी के साथ 4 से 5 सीटों पर अलायंस किया जाएगा? ये एक बड़ा सवाल है दोस्तों। इसके साथ में महाराष्ट्र के अंदर एआईएमआईएम और महाविकास अघाड़ी गठबंधन के बीच में अभी गठबंधन बनता दिखाई इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि एआईएमआईएम की ओर से सबसे पहला कदम उठाया गया था और एआईएमआईएम ने कहा था कि हम 9 सितंबर तक का टाइम देते हैं। अगर इस दौरान महाविकास अघाड़ी गठबंधन एआईएमआईएम के साथ अलायंस करना चाहता है तो वो इसकी घोषणा करे। हालांकि वो दिन तो बीत गया दोस्तों, 9 सितंबर बीते दिन। ऐसी कोई जानकारी महाविकास अघाड़ी गठबंधन ने किसी नेता की ओर से नहीं दी गई है। तो क्या आप माना जाए कि एआईएमआईएम और महाविकास अघाड़ी गठबंधन अलग अलग होकर चुनाव लड़ेंगे? आपकी क्या राय है दोस्तों? क्या मिलकर लड़ना चाहिए था या फिर अलग अलग लड़ने से ही फायदा मिलेगा? जो भी आपको लगता है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ ऑन कैमरा भारतीय जनता पार्टी के नेता ब्रजभूषण शरण सिंह कहते हैं कि विनेश फोगाट ने मेडल नहीं जीता तो मुझे अच्छा लगा, मैं नहीं चाहता था कि वो कोई मेडल जीते, जो हुआ और इसके लिए मुझे खुशी है। यानी खुलकर दोस्तों, जहां पर देश में लोगों को दुख हुआ कि एक सिल्वर मेडल कम से कम विनेश फोगाट को मिलना चाहिए था, फाइनल मुकाबले तक वो पहुंच गई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता खुलकर कह रहे हैं कि उनको खुशी हुई है कि विनेश फोगाट ने कोई मेडल नहीं जीता है। यानी एक तरीके से भारत को मेडल नहीं आने पर भाजपा का नेता खुश होता दिखाई दे रहा है दोस्तों। ऑन कैमरा इस तरीके की बातें की जा रही है। अगर आप भी मानते हैं कि हरियाणा के अंदर अब भारतीय जनता पार्टी के नेता के इस तरीके के बयान का जवाब देने का समय आ गया और हरियाणा की जनता ऐसा करेगी भी, तो अपनी राय जो लिखा जाएगा। साथ हरियाणा का रिपोर्ट कार्ड जारी करते हुए हरियाणा कांग्रेस को सपोर्ट करते हुए कांग्रेस पार्टी ने लिखा कि कांग्रेस पार्टी का शासनकाल हरियाणा में 2005 से 14 के बीच में रहा, भारतीय जनता पार्टी का 14 से 24 के बीच में रहा। कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में 2 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां दी गई। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान 30 से ज्यादा पेपर लीक हुए। एचएससी के सर्वाधिक निवेश से रिकॉर्ड रोजगार में सृजन हुआ। ठेकेदारी प्रथा खत्म करने के लिए नीतियां बनाई गई। विदेशी कंपनियां हरियाणा में आई, नौकरियां बढ़ी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान 6 वर्ष से बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 पर है। कौशल निगम की ठेकेदारी प्रथा शुरू की गई। बेरोजगार युवाओं को डंकी के रास्ते विदेश में पलायन करने के लिए मजबूर किया गया। हर साल फौज में करीब 5500 पक्की भर्तियां कांग्रेस पार्टी के शासनकाल के दौरान हुआ करता था, लेकिन अब भाजपा शासनकाल के दौरान 14 से 24 के बीच में अग्निपथ योजना के तहत गिनती के युवाओं को ही सेना में भर्ती का मौका मिला है। दोस्तों आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में जिंद के उचाना
उचाना को लेकर बड़ी अपडेट है। आपको बता दें कि उचाना कला विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के नेता वीरेंद्र घोगड़िया ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। उचाना स्थित कार्यालय पर यह फैसला किया गया है। 12 सितंबर को नामांकन दाखिल करेंगे। उनको 5 गांव के लोगों ने समर्थन किया है दोस्तों, तो उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर अन्य गांवों से भी उनको समर्थन मिलेगा, क्योंकि पंचायत के माध्यम से उन्होंने ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट जुटाने की कोशिश की है। और एक सामाजिक समूह होता है हरियाणा के अंदर, जो किसी को सपोर्ट कर दे तो उसके चुनाव जीतने की संभावनाएं काफी ज्यादा होती है। और 5 गांव ने एक साथ मिलकर सपोर्ट किया है, तो आने वाले दिनों के अंदर हो सकता है कई जगह और महापंचायत का आयोजन किया जाए, कांग्रेस पार्टी के निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन किया जाए। इससे कांग्रेस पार्टी के ही वोट डिवाइड होंगे। साथ साथ दोस्तों, कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 9 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप और मर्डर मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है। और इस दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाल और मनोज मिश्रा की बेंच ने 3 मुद्दे, सीबीआई रिपोर्ट, डॉक्टर की हड़ताल और सीआईएसएफ के जवानों की सुविधा पर सुनवाई की है। सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट में कई बातें सामने आई है दोस्तों। कोर्ट ने एफआईआर में 14 घंटे की देरी को लेकर भी सवाल खड़े किए और कोर्ट ने इसके बाद डॉक्टरों को काम पर लौटने के लिए कहा है। आपको बता दें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के प्रिंसिपल के घर के बीच की दूरी कितनी है। जवाब में सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि 15 से 20 मिनट की है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि अननेचुरल डेथ का केस कितने बजे रजिस्टर हुआ, कृपया चार्ट देखें, आखिर वह हम सभी की बेटी है। सिब्बल ने डेथ सर्टिफिकेट दोपहर 1:47 पर दिया गया था। पुलिस स्टेशन में अननेचुरल डेथ की एंट्री 2:55 पर की गई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि क्या अननेचुरल डेथ का नंबर 861 है। सिब्बल ने कहा हाँ। घटना स्थल की जांच और सबूत कब जुटाए गए, पता चला 8:30 बजे रात में से लेकर 10 बजे, 10:30 बजे के आसपास सबूत जुटाए गए। शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने के बाद की बात है, लेकिन यह किसके द्वारा किया गया, यह सवाल पूछा गया है दोस्तों। इस पर आगे और बहस चलती रही। कुल मिलाकर दोस्तों, अब कोर्ट ने इस पूरे मामले पर डॉक्टरों को वापस लौटने के लिए कहा है। उनको कहा है कि आप काम पर लौट जाइए, वरना राज्य सरकार आपके खिलाफ कार्रवाई करेगी और हम उसका समर्थन करेंगे, क्योंकि अब कोर्ट इस मामले को अपने संज्ञान में ले चुका है। अब लोगों को उम्मीद है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ओर से ही कोई निर्णय सामने आएगा और न्याय स्थापित की जाएगी। साथ साथ दोस्तों, मणिपुर में महिलाओं पर हो रहा अत्याचार, अमित शाह मुंबई में कर रहे हैं मौज। संजय राउत ने अमित शाह के मुंबई दौरे को लेकर कहा कि उन्हें मणिपुर और जम्मू कश्मीर जाना चाहिए। वो मुंबई में क्या कर रहे हैं, उन्हें मणिपुर जाने की हिम्मत जुटानी चाहिए। मणिपुर में लगातार हमले हो रहे हैं। आज भी मणिपुर में महिलाओं पर अत्याचार हुआ है, लेकिन इसके बावजूद अमित शाह वहां नहीं जा रहे, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। एकनाथ शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम अजित पवार के बारे में उन्होंने कहा था कि सभी ने अपनी अपनी एजेंसी बना रखी है। अजित पवार की एजेंसी और शिंदे की अलग एजेंसी चल रही है। ये सब बीजेपी के निर्देश पर काम करते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों, केंद्रीय मंत्री अमित शाह चुनाव की तैयारी को लेकर महाराष्ट्र में मौजूद है, लेकिन लोग सवाल पूछ रहे हैं कि गृह मंत्री को क्या मणिपुर की कोई चिंता नहीं है कि मणिपुर के अंदर इतना बड़ा मामला सामने आया और लगातार लोग अपनी सुरक्षा को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं और गृह मंत्री चुनाव प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि संजय राउत की ओर से सही मांग की जा रही है तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें भारत और भारतीय कंपनियों को गाजा में युद्ध के लिए इजरायल को हथियार और सैन्य सहायता देने पर रोक लगाने की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो देश की विदेश नीति के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता। कोर्ट ने कहा कि अगर इजरायल निर्यात पर रोक लगाता है तो इजरायल को हथियार के निर्यात में शामिल भारतीय फार्मों पर कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े दायित्वों के उल्लंघन का मुकदमा चलाया जा सकता है। कुल मिलाकर दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि क्योंकि इजरायल के साथ भारतीय कंपनियों ने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है तो उनको हथियार उपलब्ध कराने ही पड़ेंगे। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश जारी कर दिया और ये निर्णय लिया गया कि हथियार नहीं दिए जाएंगे तो फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इतनी सारी एजेंसियां चल रही है और इतने सारे कोर्ट चल रहे हैं, वहां जाकर भारतीय कंपनी की शिकायत कर दी जाएगी। इससे नुकसान भारतीय कंपनी को होगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं इजरायल को हथियार सप्लाई करना नहीं चाहिए, क्योंकि इजरायल के द्वारा जिस तरीके से ताकत का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और निर्दोष लोगों तक पर अटैक किए जा रहे हैं, ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। कम से कम हथियार देते वक्त कंडीशन लगानी चाहिए, शर्त लगानी चाहिए कि इसका इस्तेमाल लोगों के ऊपर नहीं होगा, निर्दोष लोगों पर नहीं होगा। आपका क्या मानना है, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर भारत के अंदर रेलवे का इतना बुरा हाल है दोस्तों कि कभी ट्रेन पटरियों से उतर जाती है तो कभी ट्रेन के अंदर लीकेज का मामला सामने आ जाता है। इसी तरीके से भारतीय ट्रेन में एक बोगी के अंदर ऊपर से पानी गिर रहा है दोस्तों। बारिश में इतना बुरा हाल देखने के बाद लोगों ने वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पर डाला। कांग्रेस पार्टी ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि रेल मंत्री जी, क्या बात है, आपने तो यात्रियों को ट्रेन में झरने की सुविधा दे दी है। यह अनोखा झरना जबलपुर निजामुद्दीन एक्सप्रेस पर देखा गया है। लोग यात्रा भी कर रहे हैं और झरने का मजा भी ले रहे हैं। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद तंज कसा गया है दोस्तों। लेकिन जिस शब्दों का इस्तेमाल किया गया है इससे दूर तक मैसेज पहुंचेगा। रेल मंत्री को शायद अब भी एहसास हो जाए कि उनके राज के दौरान रेलवे की स्थिति डामाडोल हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी बड़ी बड़ी बातें जरूर कर रही है। साथ साथ मंगेश यादव के एनकाउंटर पर अब कांग्रेस पार्टी की ओर से भाजपा सरकार को फिर से घेरते हुए कहा गया कि 28 अगस्त को दिन दहाड़े सुल्तानपुर शहर में मशहूर सरफा भरत जी ज्वेलर्स के यहाँ करीब 1.5 करोड़ रुपए की लूट की गई। पुलिस के मुताबिक इस लूट में 11 बदमाश शामिल थे। इस लूट का मुख्य आरोपी विपिन सिंह का नाम भी था और इसके बाद उसकी गिरफ्तारी नॉर्मल तरीके से हो गई। लेकिन मंगेश यादव के एनकाउंटर को लेकर अब सवाल खड़े हो गए हैं दोस्तों, क्योंकि किसी और का एनकाउंटर नहीं हुआ, केवल मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ है, जो जानकारी सामने आ रही है। इसके बाद कांग्रेस पार्टी के लोगों की ओर से कहा गया कि मंगेश यादव एनकाउंटर की जांच भी डीके शाही के सहजातीय अधिकारी एसडीएम विदुषी सिंह की ओर से किया जा रहा है। जो लोग अपराधी की जाति पर उठ रहे सवाल से विचलित हैं, क्या अब
उनके पास है कोई जवाब? सवाल ये उठ रहे हैं दोस्तों कि अन्य लोगों को तो छोड़ दिया गया, लेकिन जाति यादव होने के कारण मंगेश यादव का एनकाउंटर कर दिया गया है। विपक्ष की ओर से बार बार मंगेश यादव के एनकाउंटर को लेकर इसीलिए सवाल खड़े किए जा रहे हैं और योगी सरकार पर पहले भी कई सारे गंभीर आरोप लगते आए हैं कि जानबूझकर कुछ एक समुदाय के लोगों को टारगेट किया जा रहा है दोस्तों। ऐसे में कांग्रेस पार्टी की नेत्री सुप्रिया श्रीनेट की ओर से आगे लिखा गया कि अब आक्रोश नहीं दिखाओगे, अब अन्याय की बातें नहीं करोगे, अब ज्ञान नहीं दोगे। असलियत यह है कि लगभग सारे न्यूज रूम में दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों का कोई प्रतिनिधित्व करने वाला नहीं है। इक्का दुक्का कैमरा वाला होगा शायद, जो ना शो की हेडलाइंस निर्धारित करता है, ना अखबार की सुर्खियां, ना बनावटी आक्रोश। आईना दिखाना जरूरी है, आईना दिखाने पर बुरा लगता है, स्वाभाविक है, लेकिन सच से कैसे मुंह मोड़ा जा सकता है? आपकी क्या राय है दोस्तों? लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने खोली कानून व्यवस्था की पोल, अधिकारी पैसे में लूट करते हैं, योगी सरकार का पुलिस पर ध्यान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोनी से विधायक की ओर से दिए गए इस बयान पर समाजवादी पार्टी ने बताया कि जब बीजेपी का विधायक खुलकर कह रहा है कि पुलिस में भ्रष्टाचार है, लूटमार चल रही है, पैसा वसूल किया जा रहा है, मिली भगत है, सच्चाई यह है कि सीएम योगी ने पुलिस के माध्यम से जमीन कब्जे, एनकाउंटर का डर दिखाकर जमीन के सस्ते सौदे, एनकाउंटर करवाकर जातीय, धार्मिक वैमनस्य और फर्जी मुकदमा लगवाकर उनके खिलाफ उठ रही आवाजों को शांत करने का काम ही 7 साल में किया है। इस वसूली गैंग के मुखिया खुद सीएम है। समाजवादी पार्टी मीडिया सेल की ओर से सीधा योगी आदित्यनाथ पर सवाल खड़े करते हुए कहा गया कि यूपी में जो पुलिस बेलगाम है वो सीएम योगी आदित्यनाथ के सहमति से है। कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है, जंगल राज व्याप्त हो चुका है। साथ साथ हेमंत सोरेन जो लगातार आदिवासी न्याय की बात करते हैं दोस्तों, उनकी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से कहा गया कि क्या आप जानते हैं कि आदिवासियों की पहचान को खत्म करने की साजिश चल रही है? विपक्ष के ये लोग सभी बेतुके मुद्दे पर बात करते हैं, पर सरना धर्म कोड पर चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं। क्यों? आखिर आदिवासी सरना धर्म कोड पर मौन क्यों है? भाजपा वाले सवाल पूछा जा रहा है दोस्तों। क्यों केंद्र सरकार इस पर कुंडली मारकर बैठी हुई है? आदिवासियों को खत्म करने का खतरनाक खेल है, जिसके बाद मंशा हमारी खनिज, संस्कृति और भविष्य लूटने की है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से भारतीय जनता पार्टी पर सरना कोड को लेकर निशाना साधा गया। साथ साथ दोस्तों हाल फिलहाल में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले रोहन गुप्ता की ओर से ट्वीट करते लिखा गया कि हरियाणा में सरकार बनाने का दावा करने वाले सरकार बनाने जितने उम्मीदवार तक घोषित नहीं कर पाए। रोहन गुप्ता की ओर से किए गए इस बयान के बाद अब इस पर पलटवार करते हुए हरियाणा कांग्रेस की ओर से लिखा गया कि रुको जरा, सब्र करो, उम्मीदवार भी आएंगे, बदलाव भी आएगा, तब तक आप 2-4 पलटी इधर उधर मार लीजिए। दरअसल दोस्तों कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में गए थे तो ये लोटे का सिंबल उन्होंने दिखाया है, यानी बिना पेंदी का लोटा दिखाते हुए एक तरीके से रोहन गुप्ता पर तंज कसा गया है कि जब तक उम्मीदवार का नाम तय हो रहा है आप लोग थोड़ा 2-4 और पलटी मार लीजिए, किसी और पॉलिटिकल पार्टी में भी घूमकर आ जाइए। साथ साथ बीजेपी के नेता राकेश कुमार ने भी हरियाणा के अंदर इस्तीफा दे दिया है दोस्तों। पूर्व डिप्टी सीएमओ, पूर्व प्रत्याशी हल्का झज्जर 2019 और प्रदेश के प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी हरियाणा राकेश कुमार की ओर से इस्तीफा दिया गया है। उन्होंने कहा कि नमस्कार, मैं राकेश कुमार, पूर्व डिप्टी सीएमओ, प्रत्याशी विधानसभा झज्जर 2019, पूर्व प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार से जमीनी कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है उसके कारण भारतीय जनता पार्टी झज्जर के निष्ठावान कार्यकर्ताओं के साथ साथ मैं भी आहत हुआ हूं। इसलिए मैं तुरंत प्रभाव से भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता व सभी जिम्मेदारियों से त्याग पत्र देता हूं और झज्जर की जनता ने मुझे जो मान सम्मान दिया इसके लिए सदैव आभार प्रकट करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को लेटर लिख दिया है दोस्तों। आपकी जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ पलवल में टिकट से पहले कांग्रेस पार्टी के नेता करण दलाल ने नामांकन दाखिल कर दिया है। खुद को कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी बताते हुए नामांकन दाखिल कर दिया गया है। पार्टी लिस्ट में हालांकि उनका नाम नहीं आया, लेकिन उम्मीद है कि उन्हीं का नाम आएगा तो उनकी ओर से कदम उठाया गया। साथ साथ महिला कुश्ती पहलवान एवं कांग्रेस पार्टी के नेता विनेश फोगाट का राजनीतिक करियर क्या शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा? हरियाणा में विनेश फोगाट के चुनाव लड़ने पर ट्विस्ट आ गया है दोस्तों। रेलवे ने अब विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है। रेलवे ने दोनों पहलवानों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक जब तक विनेश फोगाट का इस्तीफा रेलवे मंजूर नहीं करता, तब तक एनओसी जब तक नहीं मिलता तब तक वो चुनाव नहीं लड़ सकती हैं। उत्तर रेलवे का कहना है कि कारण बताओ नोटिस सेवा नियमावली का हिस्सा है, क्योंकि रेलवे के रिकॉर्ड में वो अभी भी सरकारी कर्मचारी है। दरअसल दोस्तों क्या जानबूझकर विनेश फोगाट को चुनाव लड़ने से रोका जा रहा है और इसीलिए उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है? काफी गंभीर मामला है दोस्तों। आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताइएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव के लिए जल्द वोट डाले जाने वाले और उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने सत्य शर्मा को जम्मू कश्मीर बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। ऐसा लग रहा है कि बीच चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए अब यह मजबूरी हो गई है कि कार्यकर्ताओं को प्रदेश के अंदर बड़े पदों पर नियुक्त किया जाए, ताकि कार्यकर्ताओं के अंदर आपसी मतभेद ना हो और टिकट बंटवारे के बाद जो विवाद देखने को मिला था उसको थामने का प्रयास किए जाने के लिए ये कार्यकर्ताओं को नई नई नियुक्तियां दी गई है और बीच चुनाव में दिया गया है। आपकी जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सभी तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। वहीं पर महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति को रोज नई धार दे रही है। भारतीय जनता पार्टी ने निश्चय किया है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी लगभग 100 से ज्यादा प्रचार सभाएं करेंगे, रोड शो करेंगे महाराष्ट्र में। अब नितिन गडकरी के सहारे भारतीय जनता पार्टी चुनाव में आगे बढ़ना चाहती है दोस्तों, लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा ये बड़ा सवाल है। नितिन गडकरी अब राज्य की राजनीति में उस तरीके से सक्रिय नहीं है जैसे पहले हुआ करते थे। मंत्री नितिन गडकरी से इसके लिए निवेदन भी किया गया है, जिसे गडकरी ने मान लिया है। गडकरी ने कहा कि चुनाव में बीजेपी को यश मिलेगा। उन्होंने कहा कि चुनाव के लिए भगवान से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, भगवान हमारे
हमारे लिए खुश है, हमारे ऊपर प्रश्न है। दरअसल दोस्तों भगवान प्रश्न थे, शायद यही बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को 400 के आंकड़े से 240 पर लाकर समेट दिया। और अगर आप भी मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बचा कुछ अहंकार भी जल्द महाराष्ट्र के चुनाव के अंदर ही पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएगा, तो अपनी राय जरूर लिखकर आएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। दोस्तों भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो का लोग तक शेयर कीजिए ताकि सभी तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। जय हिंद जय भारत।